नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज की शुरुआत हम लोग इस न्यूज़ से करते हैं। सुबह से ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक पेपर की कटिंग आ जाती है और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज माना जाता है, एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बौद्धिक स्तर और समझ उस स्तर का होना चाहिए कि आप समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक बीपीएससी के अधिकारी के वेबसाइट से कोई भी चीज़ प्रकाशित नहीं होती है तब तक किसी भी चीज़ को सच मत मानिएगा। आजकल के समय में कई सारी चीज़ें फेक भी प्रचारित हुई हैं, इससे पहले भी आपने देखा है। हिंदुस्तान ने इस न्यूज़ को छापा है, पता नहीं किस आधार पर छापा है। ऐसे ही हमारी मीडिया की रैंकिंग नीचे से टॉप पर थोड़ी न है, उसके पीछे कुछ कारण है। यही सब वो कारण है। 70वीं संयुक्त परीक्षा में 501 पद बढ़ेंगे। इनको ये पता नहीं होगा शायद कि पीटी एग्जामिनेशन हो चुका है और बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हुआ है कि प्रीलिम एग्ज़ाम के पश्चात कोई भी सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रीलिम एग्ज़ाम तक ही कोई भी सीट बढ़ाया जाता है परीक्षा में, ये भी मेंशन किया हुआ है। बीपीएससी के बिहार टॉप का जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि कोई भी सीट बढ़ने नहीं जा रहा है। ये सभी सीटें अब 71 बीपीएससी के लिए रखी जा रही हैं। 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन। अब फिर मुझे लोग बोलेंगे कि 70 हुआ नहीं, आप 71 पर जा रहे अपने लिए। मेरा कोई कोर्स नहीं चलता है गुरु, मुझे 71 के नाम पर बैच नहीं तैयार करने। मेरे पास ऑलरेडी इतने स्टूडेंट हैं, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ उनको। तो 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन, चूँकि चुनाव का वर्ष है, ये नवंबर में चुनाव होने हैं, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि जून के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आएगा और पदों की संख्या भी सही रहेगी, कोई कम नहीं रहेगा। 501 तो यही पद रह सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पद सृजित किए गए हैं, वो भी रहेंगे। मिनिमम 700 to 800 पद रहने की संभावना है 71 बीपीएससी में। नहीं भी रहेगा तो भी आप एग्ज़ाम तो देंगे ही। 100 पद आए तो भी आप परीक्षा देना है आपको, 500 पद आए तो भी आपको परीक्षा देना है और इस बार 2000 पद आया था तो भी आपको परीक्षा देना है। आप परीक्षार्थी हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको एग्ज़ाम तो देना ही है ना। आप मुझे ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कृपया करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। जब तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट से कोई भी न्यूज़ प्रकाशित नहीं होती है तब तक उस चीज़ पर विश्वास मत करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। कल डोनाल्ड ट्रंप महोदय का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगिन नाउ, ये इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग बनाया है और ये किन्होंने बोला है तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने बोला है। अगर आपको लीडर बनना हो ना, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अगर आपको लीडर बनना हो ना तो कभी किसी को ना मत बोलिएगा, आज से बना लीजिएगा। कभी भी किसी को ना मत बोलिएगा। दूसरा चीज़, ड्रीम सेलिंग। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, जो बड़े बड़े रील वाले मास्टरों को आप जानते होंगे, कोई भी एक टीचर बता दीजिए जो ड्रीम सेलिंग ना करते हों। वो आपको एग्ज़ाम प्रोसेस से ज़्यादा ये बताएंगे कि एग्ज़ाम सिलेक्शन के पश्चात आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाती है, ये हो जाता है। बोलेंगे, बात बात पर बोलेंगे कि मेरे एक अधिकारी स्टूडेंट का फ़ोन आया, उन्होंने बताया अपने यहाँ पर पुलिस के जो सेलेक्ट हो जाते हैं एसआई वगैरह, उनको बुला करके भोजन वगैरह करवाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कुछ वही चीज़ है जो एक लीडर करता है। क्या करता है वो आपको नाउम्मीदी में सफलता दिखाकर उम्मीद जगाने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप महोदय हो या कोई छोटा सा कोचिंग का संस्थान चलाने वाला हो, दोनों लीडरशिप का काम कर रहे होते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी वही है। कल इनके भाषण में इन्होंने इतने सारे ड्रीम सेलिंग की है कि अमेरिका को हम ग्रेट बनाएंगे। अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट है गुरु, भूल गए क्या अमेरिका के लोग? उनका डॉलर पूरे दुनिया में चलता है, उनके कोको कोला पूरी दुनिया में पी जाती है, उनकी मूवीज़ पूरी दुनिया में रिलीज होती है। और क्या होता है?
सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलू से अगर कोई देश डोमिनेट करने लग जाता है वर्ल्ड को या पूरे सोसाइटी को, उसी को तो हम कहते हैं सुपर पावर। अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, क्या इसमें कुछ भी आपको संदेह है? ठीक है, फिर भी उसको सुपर पावर होने का सपना दिखाया जाता है। जिस देश में 120 करोड़ हिंदू हों, उसी में हिंदुओं को खतरे में दिखाया जाए, यही तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते, ये तो समझ की बात होगी, विश्लेषण की बात होगी कि चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल देखिए, रैशनल तरीके से देखिए, क्वेश्चन करना सीखिए। कल इनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है, देखते हैं उनमें से क्या क्या करते हैं। कुछ संकट भी उत्पन्न हो सकता है भारत के लिए, जैसे टैरिफ वॉर की समस्या उत्पन्न हो सकती है भारत के लिए, जिसको ट्रेड वॉर की समस्या भी कहते हैं। भारत, चीन और कई सारे ऐसे देश हैं जिनका अमेरिका के साथ सरप्लस पे व्यापार चलता है, उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। माइग्रेशन की जो समस्या है अमेरिका के पास में, बहुत सारे माइग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पर, जिसमें बहुत बड़ी तादाद भारत से जाने वाले माइग्रेंट्स की भी है। हो सकता है उसमें कटौती की जाए। H1B वीज़ा जो जारी किया जाता है अमेरिका के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा वीज़ा प्राप्त करने वाले भारतीय लोग ही होते हैं, हो सकता है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं। और हो सकता है कि अमेरिका में जो लोग जाकर जॉब करना चाहते हैं भारत के, उनमें कमी आ जाए, कम लोगों को वीज़ा दिया जाए। वैसे ही US एम्बेसी के बाहर आप अगर जाएंगे तो लंबी लाइन लगी रहती है वीज़ा की, 3-3, 4-4 साल बाद लोगों का वीज़ा आने का यहाँ पर देखा जाता है, मिलता भी नहीं जल्दी से। तो ये चीज़ें क्या हैं, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सभी अभी विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है, आगे क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अभी देखना बाकी है। अभी तो ऊँट कुर्सी पर ही बैठा है। इस टॉपिक को हम लोग विश्लेषण में करेंगे, जब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हमारे पास सामने आ जाएंगी, कुछ और फैक्ट आ जाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, क्या पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, क्या क्या पूछा जा सकता है, समझिएगा इस चीज़ को मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात, ड्रीम सेलिंग वाले, मैंने किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं की है, मैं बस आप जो बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उनको बस देखने का, वर्ल्ड व्यू देखने का एक और नज़रिया दे रहा हूँ कि चीज़ों से थोड़ा सा खुद को अटैच किए बिना देखा कीजिए कि कोई आदमी अगर ये काम कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। ठीक है, बस मैंने यही बोला। बाकी सभी टीचरों का मैं बहुत आदर करता हूँ, ये आपको पता होगा। पहला चीज़ जो पूछा जाता है पॉलिटी में, अपने पॉलिटी में, वो क्या पूछा जाता है बंधुओं? पहला पूछा जाता है कि समानता। जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है कि भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में समानताओं को आप रेखांकित कीजिए। समानताएं कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें दोनों जगहों पर समान है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की भी पद मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए उम्र, अमेरिका में भी 35 वर्ष होना चाहिए, और दोनों का क्या है, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग है। हालांकि दोनों ही जगह जनता डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करती है प्रेसिडेंट को। अमेरिका में भी लोग क्या करते हैं, निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं लोग, सामान्य लोग वोट देते हैं। 1 साल की प्रक्रिया चलती है अमेरिका में चुनाव की, 1 साल की प्रक्रिया चलती है। बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ पर, बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन प्रभुत्व 2 पार्टियों का है, रिपब्लिकन का है और किसका, डेमोक्रेट्स का है। 2 दल वहाँ पर हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, निर्वाचक मंडल जनता चुनती है, फिर निर्वाचक मंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी के पक्ष में वोट करते हैं। भारत में निर्वाचक मंडल कौन कौन से होते हैं राष्ट्रपति जी के लिए? तो लोकसभा, और उसके बाद से राज्यसभा और विधानसभा जो है, ये निर्वाचक मंडल होते हैं भारत में। भारत में भी राष्ट्रपति के पद को डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। अमेरिका का जो संसदीय ढांचा है उसको कहा जाता है अध्यक्षीय मंडल, जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास में अपनी अधिक शक्तियां होती हैं। भारत में जो है वो कौन सा है? भारत में है संसदीय प्रणाली। भारत में है संसदीय प्रणाली, जहां पर प्रधानमंत्री जो होता है इसके पास में अधिक शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति का जो पद होता है ये एक संवैधानिक पद होता है जिसके पास में शक्तियाँ सीमित होती हैं।
जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में शक्तियां बहुत ही अधिक होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को ये भी स्वायत्तता होती है कि वो अपने सगे संबंधियों तक को मंत्री बना सकता है, चुन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो चुनने के लिए वहाँ का जो असेंबली है उसका मेंबर हो, उसी को केवल मंत्री बनाए। जबकि भारत में क्या होता है, भारत में मंत्री वही बन सकता है जो संसद या राज्यसभा का मेंबर हो, या तो 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप मिल जाए। मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ये सारे प्रीलियम एग्जाम में स्टेटमेंट बनाकर आपसे कठिन सवाल अगर पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे, वरना तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय नाम है उनका। ठीक है, समझ गए होंगे। आज और कौन कौन से टॉपिक हैं एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें सिंगापुर का भी एक टॉपिक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी। बिहार के खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त हो गई है, उस टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे हम लोग। और भी कई सारे टॉपिक होंगे जिसका अध्ययन एक एक करके करते हैं। देखिए पहला टॉपिक आज का क्या है। एक तो मैंने यूएस का इलेक्शन थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाया है। यूएस का इलेक्शन समझाने के लिए पूरा एक डिटेल वीडियो ही लाना पड़ता है। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है जो डिस्कस होता है पॉलिटी, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो समझाऊंगा। फरवरी में अपना क्लासेज वगैरह शुरू हो जाएगा, 10 फरवरी के बाद से आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्लासेज वगैरह आएंगे आपके पास। ओके, देखिए क्या है, जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा आज का वीडियो, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे पास में ये था कि हम अध्यक्षीय प्रणाली दें, प्रेसिडेंशियल वाला सिस्टम आप एडॉप्ट करें या पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट करें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इसलिए हमने एडॉप्ट नहीं किया क्योंकि उसका चुनाव का प्रक्रिया थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है प्रक्रिया, और खर्चीली व्यवस्था भी होती है। काफ़ी लंबे समय तक इलेक्शन चलता है और इसमें एजुकेशन यानी कि एजुकेटेड लोगों की भूमिका भी अहम हो जाती है। जबकि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया जो है ये बहुत ही सिंपल होती है। इलेक्शन होता है, आप वोट कीजिए, वो आदमी चुन के कहाँ पर चले जाते हैं, तो विधानमंडल में चले जाते हैं। विधानमंडल जब मैं बोलूँ तो संसद और वो दोनों को हो गया, राज्य का असेंबली दोनों हो गया। ठीक है, दोनों को बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होता है भारत का सिस्टम। इसीलिए भारत में हुआ क्या, उस समय हमारी लिटरेसी कम थी और लोकतंत्र नया नया था हमारे लिए। अमेरिका में लोकतंत्र काफ़ी पुराना था और भारत का सिस्टम जो है संघीय वाला वो भी काफ़ी अलग है। इसलिए भारत में संसदीय प्रकार का मॉडल अपनाया गया, जिसमें डायरेक्ट जनप्रतिनिधि को जनता चुनते हैं और जनप्रतिनिधि आ जाते हैं। प्रधानमंत्री तक का चुनाव भारत में डायरेक्ट भी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी सदन से इलेक्ट होकर आ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से भी आ सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से इलेक्ट होकर आए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं ये बनारस से इलेक्ट होकर आ रहे हैं पिछले 3 बार से। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ें। आज का देखिए पहला टॉपिक और कौन सा है। आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हो गया, थोड़ा सा इसमें मेंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जरा इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और एसडीजी में उनके असाधारण योगदान, किस किस का बात हो गया, इंक्लूसिवनेस की बात हो गई और एसडीजी की बात हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूरे भारत के 45 पंचायतों को पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। किन 2 कारणों से, तो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि सभी को साथ लेकर बढ़ाने के दृष्टिकोण से इन्होंने डेवलपमेंट किया है, और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं जिसमें 17 गोल हैं और 169 उसके अंतर्गत गोल हैं, जिसमें स्वच्छ पानी से लेकर स्वच्छ शिक्षा तक, स्वच्छ शिक्षा मतलब शिक्षा से, उसके बाद से सैनिटेशन भी है, पर्यावरण है, हर चीज़ है उसमें, महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, बच्चों से पोषण से जुड़ा हुआ भी है, हर चीज़ है। 17 गोल में आपने पढ़ा होगा। तो इन 17 गोल और समावेशिता, इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है कि समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति जो होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबसे पिछड़े व्यक्ति होते हैं, क्या उनको आपने मुख्य धारा में शामिल करने में सफलता हासिल की, वही होता है इंक्लूसिवनेस। ओके, इसी 2 क्राइटेरिया के आधार पर पूरे भारत में कितनी लाख पंचायतें होंगी, वहाँ से हमने 45 पंचायतों को चुना है। ये तो यूपीएससी से भी कठिन एग्ज़ाम हो गया गुरु। यूपीएससी में फिर भी कम बच्चे देते एग्ज़ाम और उसमें से 900, 1000, 2000 को चुना जाता है।
यहाँ तो इतने सारे पंचायतों में से कितने को चुना गया? मात्र 45 पंचायतों को चुना गया है। कंपटीशन तो यहाँ भी है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन, पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये करंट अफेयर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये वाला पहला पढ़ रहे हैं कि मास्टर साहब पीटी में आएगा तो वहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक है। दूसरा किस लिए पढ़ रहे हैं? जैसे 2 दिन पहले ही मैंने 71 का ग्रुप जो मई से चल रहा है, 2-3 दिन पहले मैंने उसमें पंचायती राज से जुड़े हुए टॉपिक डाले थे। अब आपको क्या करना चाहिए? उस टॉपिक का जब आप उत्तर लेखन करते हैं या जब आप निबंध लेखन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे मुझे बाद में मैसेज करते करंट अफेयर को कैसे आंसर में इंक्लूड करें, वहाँ पर इस चीज़ की चर्चा कीजिए। इंट्रो ही बना लीजिए। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भारत के 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंट्रो हो गया, शानदार इंट्रो हो गया। यही तो लिखना है, आप ही के सामने बनाया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस था क्या? इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम की याद में दिए जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, यानी कि हम पंचायत के स्तर तक हम क्या करना चाहते हैं? कंपटीशन को लाना चाहते हैं कि पंचायतें एक दूसरे से क्या करें? प्रतिस्पर्धा करें, प्रतिस्पर्धा करें। देखिए अब जरा मैं आपको एक मॉडल समझाता हूँ। इसको एक शब्द दे दिया जाता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि क्या है? ये संघ है, ये केंद्र है, ये केंद्र सरकार है। ये चित्र जो है ना, ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला, ये बहुत सारे जगहों पर बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट की संख्या कम है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको भी 3 ढांचा में लोग बांटते हैं। केंद्र सरकार एक ही है, बीच में राज्य सरकारें हैं। ये क्या है? तो ये राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार से नीचे क्या हो सकता है गुरु? सबसे नीचे हो सकता है क्या? ये फोटो बना सकते हो आप, इसको बोलते हैं लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में अर्बन बॉडीज़ भी आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं? पंचायत भी आ सकते हैं। क्या आप ये उत्तर लेखन बनाते हैं? नहीं बनाते तो आप गलत करते हैं। बनाना चाहिए, क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, ठीक है। अब क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको? रीजनिंग के सवाल में आते हैं कितने ट्रायंगल हैं, बनाओ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कहाँ पर हो सकता है? एक तो यहाँ पर हो सकता है। ये कौन सा हो गया भाई? वर्टिकल हो गया, यानी केंद्र और राज्य के स्तर पर कंपटीशन हो सकता है। बिल्कुल सही है, प्रतिस्पर्धी संघ बना रहे हैं हम। दूसरा क्या हो सकता है कि राज्य आपस में कंपटीशन करें, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई भारत में लॉजिस्टिक रैंक निकाला जाता है, भारत में स्वास्थ्य का रैंक निकाला जाता है, शिक्षा का रैंक निकाला जाता है, कौन सा राज्य कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एसडीजी की रैंक हम लोग राज्य स्तर पर निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम? राज्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? राज्य एक दूसरे से स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करेंगे, नागरिकों के लिए उतनी ही अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो दूसरे राज्य से आगे बढ़ सकें। जैसे निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारे यहाँ निवेश आए तो हमारे यहाँ आए, निवेश लेकर क्या करेंगे? रोजगार उत्पन्न होगा। गरीबी कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जब रैंक में पता चलता है कि बिहार सरकार सबसे नीचे आई है तो बिहार सरकार फटकार लगाती होगी अधिकारियों को, भाई कुछ काम करो, हमारा रैंक क्यों नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ये प्रतिस्पर्धी संघवाद? समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे नीचे आता है लोकल बॉडीज़। अब लोकल बॉडीज़ में भी हम प्रतिस्पर्धा करवाएंगे, इनके अंदर भी कंपटीशन करवाएंगे, जिसमें अर्बन बॉडीज़ का भी रैंक हम जारी करेंगे कि कौन सा अर्बन बॉडी सबसे साफ है, कौन सा सबसे गंदा है, कहाँ पर सुख सुविधाएं अधिक हैं, कहाँ पर सबसे खराब है। पंचायतों का भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर पंचायतें कौन से अच्छी काम कर रही है, कौन सी बुरी पंचायतें काम कर रही है, कौन से सही तरीके से नहीं काम कर रही है। इस सब से क्या होगा? इस सब से ये होगा कि नागरिक केंद्रित जो हमारी व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और इस प्रकार से चित्रों के द्वारा आप अपने आंसर में उल्लेख कर सकते हैं। इस पुरस्कारों का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, पंचायतों ग्रामीण समुदाय गुणवत्तापूर्ण शासन सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित करना है। इन पुरस्कारों को वर्ष 2022
एसडीजी के साथ संरेखित करने के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय मूल्यांकन का उपयोग करके नया रूप दिया गया। पंचायतों का मूल्यांकन 9 विषयगत क्षेत्रों पर किया जाता है। 9 अलग अलग क्षेत्रों का आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन किया जाता है। आप देख सकते हैं, गुड गवर्नेंस है, हेल्दी पंचायत है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर वहाँ पर अवसंरचनाएँ हैं कि नहीं, सोशली और सिक्योर होना चाहिए कि नहीं, पॉवर्टी फ्री होना चाहिए और वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली पंचायत होना चाहिए। ये 9 ऐसे पैरामीटर हैं। ये 9 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है पंचायतों का, जिसमें अगर वो पास होते हैं अच्छे अंक से तो उनका रैंक बन जाता है, नहीं तो वो फिर फिसड्डी हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का परीक्षा होता है ना कि पॉलिटी आपका कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, हिस्ट्री कैसा है, भाई कल्चर की समझ है कि नहीं, सोशल इशूज़ की समझ है कि नहीं, उसी प्रकार से पंचायतों का एग्जामिनेशन इस आधार पर लिया जाता है और डायरेक्ट राष्ट्रपति जी फिर पुरस्कार देती है इनको। समझ में आना चाहिए गुरु, क्योंकि समझ में आएगा ना। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा समय आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन में कब लगता है? मेंस में आंसर राइटिंग करते समय जो आप सोचने में अधिक समय देते हैं ना, तो आपका आंसर राइटिंग का समय बढ़ जाता है। 8 मिनट में आपको एक शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। वो तभी हो पाएगा जब आपको टॉपिक की समझ हो, पॉइंट आपके दिमाग में धराधर बनते जाएं और आप लिखते जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा याद करके लिखने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि समय ही नहीं होता है। ये पुरस्कार सामाजिक आर्थिक विकास, ज़मीनी स्तर पर शासन व LSGG के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश डालते हैं। दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार SDG LSDG के 9 स्थानीयकरण विषयों से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, यही सब पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी विषयों में समग्र उत्कृष्टता के लिए 3 ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों को दिया जाता है। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। कार्बन न्यूट्रल के लिए दिया जाता है। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार भी दिया जाता है। 2024 के विजेता कौन कौन है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अगला टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ सहभागिता। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, एक बिल्कुल डिजिटल मैंने डॉट बनाया है, इतना ही है। एक शहर है जो देश है। पहले मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये अलग हो गया। ठीक है, सिंगापुर। सिंह जो होता है, शेर, सिंहों की भूमि सिंगापुर, इस प्रकार से जाना जाता है इसको। 1980 तक ये कुछ नहीं था, यहाँ पर बहुत ही फिसड्डी जगह था। मछुआरे यहाँ पर हुआ करते थे और मछली पालन केंद्र के रूप में जाना जाता था सिंगापुर। एक चमत्कारिक लीडर हुए जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने इसको वैश्विक हब बना दिया। इसके पास ना तो लैंड है और ना तो कृषि है, कुछ भी नहीं है। इसके पास है क्या? इसका लोकेशन शानदार है और अच्छी लीडरशिप है। कानून व्यवस्था बहुत ही कठिन है, बहुत ही कड़ी कानून व्यवस्था है और अच्छी लीडरशिप है। आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर में प्रेसिडेंट जो होते हैं, उसके कैंडिडेट जो होते हैं, जो चुनाव में भाग लेंगे, इसका क्राइटेरिया बहुत ही कठिन है। सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इतना कठिन क्राइटेरिया बनाया गया है। और अगर 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी जाके इलेक्शन होता है। मान लीजिए कोई प्रतिभागी मिला ही नहीं तो डायरेक्ट फिर इलेक्ट हो जाते हैं। किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जब ये प्रेसिडेंट बन रहे हों तो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सिंगापुर जो है, इसके भारत के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। वर्तमान में जो इसके राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनकी भारत यात्रा हुई थी, वो भारतीय मूल के ही माने जाते हैं, भारतीय मूल के ही हैं वो। अपनी हालिया यात्रा के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति उन्नत पीढ़ी के तकनीकी समाधानों के निर्माण में सहभागिता के भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए उन्होंने बोला है कि हम भारत और सिंगापुर मिलकर काम करेंगे। भारत और सिंगापुर के नेवी के बीच में भी समझौता है, जिसके तहत भारतीय नेवी सिंगापुर के जो पोर्ट हैं वहाँ पर रुक सकती है, वहाँ पर स्टे कर सकती है, राशन पानी भी ले सकती है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो सिंगापुर के बगल से ही गुजरती है और इसका लोकेशन बहुत ही शानदार है और भारतीय नेवी की यहाँ पर मौजूदगी भी है। सिंगापुर का सेमीकंडक्टर परिदृश्य कैसा है? आर्थिक योगदान। सिंगापुर का सेमीकंडक्टर क्षेत्र का इसके सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान है। इसका विश्व का अर्धचालक उत्पादन लगभग 10%, वैश्विक वेफर निर्माण में 5% और अर्धचालक उपकरण उत्पादन में 20% का योगदान है। एक छोटा शहर है जहाँ पर सब कुछ है, उद्योग धंधा से लेकर हर चीज़ है और वही फिर इसका पासपोर्ट रैंकिंग में ये दुनिया में
टॉप के कंट्रीज़ है, पर कैपिटा इनकम में दुनिया की टॉप की कंट्रीज़ है ये, ठीक है। विषुवत के समीप स्थित है, इसलिए गर्मी भी यहाँ पर खूब होती है। वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण परिचालन स्थापित किया, जिसमें एकीकृत सर्किट आईसी के डिजाइन से लेकर और सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सिंगापुर के 4 प्रमुख वेफर फैब्रिकेशन पार्क 374 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। भारत सरकार ने इनके साथ अनुबंध किया है कि हमारे यहाँ पर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करें। सिंगापुर का सेमीकंडक्टर उद्योग ऑटोमोटिव और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूर्ण विकसित नोड चिप 28 नैनोमीटर और उससे अधिक में विशेषज्ञता रखता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए हमें 7 nm का क्या चाहिए, तो चिप चाहिए। तो ये एक छोटी सी चुनौती भी है, लेकिन मुझे लग रहा है जो 28 nm बना सकते हैं वो 7 nm पर भी काम कर सकते हैं। अपने यहाँ पर तो सेमीकंडक्टर का निर्माण अभी होता ही नहीं है, हालांकि हम बहुत अच्छी तरीके से इसके दिशा में काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप और भी कई सारी कंपनियां हैं, देश भी हैं जिसमें जापान है, अमेरिका है, उनके साथ हमने सहयोग स्थापित किया है ताकि भारत का सेमीकंडक्टर निर्माण में भी एक नाम हो सके। किस प्रकार ये मदद कर सकता है हमारी? तो पहला, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करवा सकता है, प्रतिभा विकास करवा सकता है, भारत में औद्योगिक पार्क का विकास हो सकता है। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर पार्क आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर पार्क बनाए गए हैं, जैसे नोएडा में सॉफ्टवेयर पार्क है जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, उसी प्रकार से औद्योगिक पार्कों का विकास जब हो जाएगा ना इस प्रकार का, जहाँ पर सेमीकंडक्टर का निर्माण हो, तो भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भारत के लिए सेमीकंडक्टर का महत्व क्या है? औद्योगिक विकास हमें चाहिए। आने वाले जो भी उद्योग हैं, आने वाला जो समय है, आज से 20 वर्ष 25 वर्ष की बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चिप जिनके पास होगा, मतलब निर्माण की कैपेसिटी जिनके पास जितना ज़्यादा होगा, वही वर्ल्ड लीडर होंगे। और इसके निर्माण में चीन को महारत हासिल है। चीन मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी पावर बन गया है कि भारत और अमेरिका चिंतित हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। आप चीन को नहीं रोक सकते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। आप खुद को बड़ा बना सकते हैं, आपके पास भी कैपेसिटी है, लेकिन आप उस दिशा में काम तो करें। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2020 में मूल्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2026 तक 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तकनीकी संप्रभुता। अगर हमारे पास, सोचिए कोई चीज़ ऐसा बनाया हमने, सारा ढांचा बना लिया, कंप्यूटर सारा बना लिया, लेकिन उस पर चिप ही नहीं लगा हुआ है, तो उस कंप्यूटर का क्या करेंगे आप? फिर तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बस निहार सकते हैं आप तिलक लगाकर, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। इसलिए चिप हमें चाहिए। चिप जो होता है, चिप में बात करें, जैसे आपके लैपटॉप पर लिखा होगा ना आईसी चिप, इंटेल का लिखा होगा, वो क्या है? तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होता है। और जैसे आपके फ़ोन में आपने स्नैपड्रैगन ख़रीदा होगा, स्नैपड्रैगन वाला चिप, तो ये क्या है? ये इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चलती हैं। तो आने वाले समय जो होगा उसमें सेमीकंडक्टर या किसी भी डिवाइस को लेकर सॉवरेंटी होनी चाहिए कि हम डिपेंडेंट ना हो किसी पर, नहीं तो इकोनॉमी आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सिंगापुर हमारी मदद कर सकता है, और ये अत्यंत आवश्यक और अर्जेंट वाला कंडीशन बन गया है कि हमें अभी चाहिए। हाल फिलहाल 5 वर्षों में हमें ये चीज़ हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। जिस प्रकार से तेल के लिए फिर हम लोग फंस जाते हैं अरेबियन कंट्रीज़ के चक्कर में, वैसे ही फिर सेमीकंडक्टर के लिए हम फंस जाएंगे चीन और ताइवान जैसे देशों के चक्कर में, अमेरिका और पश्चिमी देशों के चक्कर में। चुनौतियाँ क्या है? पूंजी और निवेश कम है भारत में, प्रतिभा का अभाव है अभी भी भारत में, उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच है, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ भी हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है। अन्य उभरते बाजारों से प्रतिस्पर्धा है, जैसे मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सारे देश काम कर, चीन काम कर रहा है, यूरोप के भी कुछ देश काम करे, तो हमारे यहाँ पर हो तो हमारे यहाँ पर हो, हमें भी उसमें अपना देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का? बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दी है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 पर नालंदा जिला के राजगीर में किया गया था। आपको पता ही होगा, खेल यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी है।
बिहार में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत अच्छी बात है, बिहार के खेल यूनिवर्सिटी को मान्यता मिला है, सबको खुशी प्राप्त होती है। लेकिन खेल आज भी 10 में से कोई एक ही बच्चा चुनता है, वो भी बामुश्किल से चुनता है। बाकी 9 बच्चे जो हैं वो जिस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं उनको यूजीसी ने बहुत पहले मान्यता दे दी थी, लेकिन उनकी कंडीशन सही नहीं है, उनकी कंडीशन बेकार है। वहाँ पर एक ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं बच्चे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जब दुनिया मंगल ग्रह पर जाने की बात करे। कल उन्होंने बोला है एलन मस्क ने कि अमेरिका मंगल ग्रह पर अपना झंडा लेकर जाएगा, और उस वर्ष में भारत के बच्चे यूनिवर्सिटी में 4 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। हम कैसे कम्पीट करेंगे चीन और अमेरिका से, आप मुझे बताइए ज़रा। सोचने की बात है ना कि एजुकेशन ही तो सब कुछ होता है, बिना उसके कैसे हो सकता है। कैसे आपको सेमीकंडक्टर पर काम करने वाले बच्चे मिलेंगे, आपका यूनिवर्सिटी तो चल नहीं रहा है ना। आईआईटी और एनआईटी में ही बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं गुरु, अधिकांश बच्चे आईआईटी एनआईटी से बाहर पढ़ते हैं, उनकी कंडीशन सही नहीं है देश में। देखिए क्या है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो गई है। यह मान्यता विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान में स्नातक, यहाँ से अब आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं। खेल विज्ञान में, स्पोर्ट में बैचलर डिग्री मिलता है गुरु। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है। शैक्षणिक कार्यक्रम, भविष्य की योजनाएं। विश्वविद्यालय वर्ष 25-26 शैक्षणिक सत्र से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, 2 या 3 खेलों को कवर करना, योग में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, 4 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता लंबित है अभी, वहाँ से जब मिल जाता है तो 4 वर्ष का शारीरिक शिक्षा स्नातक मिलेगा। अगर यहाँ से आप ग्रेजुएशन करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो भी बच्चे 12th वाले भी देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान और केमिस्ट्री और इन्हीं में डिग्रियाँ प्राप्त हो। पारंपरिक विषयों में नौकरियां कम मिलती हैं, आपको पता होगा। सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम करने पर नौकरियां कम प्राप्त होती हैं, नहीं मिलती हैं जल्दी। इस तरह की डिग्री जो है, इसमें अगर आप करते हैं तो आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है ग्रेजुएशन के पश्चात, क्योंकि इनकी संख्या कम है और डिमांड है। ठीक है। खेल परिसर और अतिरिक्त विकास, बिहार खेल विश्वविद्यालय के राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा है। इस परिसर ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की भी मेजबानी की है। शिकायत निवारण तंत्र, यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार यूजीसी छात्र शिकायत निवारण विनियम 2023 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के 2 महीने के भीतर छात्र शिकायत के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है। अब यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। 1953 में इसको स्थापित किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण, रखरखाव के लिए इसको एक्ट भी पारित किया गया 1956 ईस्वी में। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। केंद्र सरकार यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। टोटल कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। यह नई दिल्ली के साथ साथ अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालय जो बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में स्थित है। यह फर्जी विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को नियंत्रित भी करता है। कौन? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि द हिंदू में एक न्यूज़ आया था कि चुनावी बॉन्ड रद्द होने के पश्चात से चुनावी ट्रस्ट से अब ज़्यादा पैसा ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियां। चुनावी बॉन्ड 2018 में लाया गया, उससे पहले चुनावी ट्रस्ट नामक चीज़ था जिसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग प्राप्त होता था। इसका अध्ययन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। निरंतर पढ़ते रहिए और रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा, 1-2 दिनों में आ जाएगा, और उसके बाद मैं आपको आगे का भी बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का।